आजकल आपका जो मीडिया वाले हैं वो बड़े कष्ट में हैं। वो कह रहे हैं कि साहब कि बड़ा फांसीवाद चल रहा है, और संजय राउत जी भी कह रहे थे कि बड़ा फांसीवाद हो गया है। संजय राउत ने जो कंगना रनौत और इन सब के लिए कराया वहाँ पे बैठ के, जब ठाकरे साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो सर फांसीवाद ही लगेगा इन लोगों को। तो तारीफ मैं करना चाहूँगा एकनाथ शिंदे की कि उन्होंने ये दिखा दिया कि असली शिवसेना तो वही लेके आए। दिल्ली को घेर के बैठे हुए थे इतने सारे किसान, उनकी बातें मांगे नहीं मानी जा रही थी, जबकि उन्होंने पूरे दिल्ली की ऐसी तैसी कर दी थी, सांसें रोक दी थी। तब भी भारतीय जनता पार्टी फांसीवादी थी, बिल्कुल। लेकिन अब उनको उखाड़ के फेंक दिया गया है और अंदर बंद कर दिया गया है, तब सब लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो सर हमारे कौन सा फांसीवाद है? मैं तो सर पिछले 6-7 दिनों से लगातार इन सब के न्यूज जितने भी आ रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं, जो फांसीवाद का आरोप लगा रहे हैं अपने, हमारे रवीश बाबू हैं, अजीत अंजुम हैं, मैं सबको लगातार ट्रैक कर रहा हूँ कि क्या इस पंजाब वाले मामले पे किसी ने कोई वीडियो बनाया क्या? सर एक वीडियो नहीं बनाया किसी ने। वो सब भगवंत मान के पास रोज जाते रहे कि भाई कब तक करेंगे। 50-50 किलोमीटर ट्रक घूम के जा रहे हैं इनके चक्कर में। तेल इतना खर्चा हो रहा है, भाड़ा निकल नहीं रहा है, कैसे चलेगा काम? और ट्रेडर के दबाव में ही ये करना पड़ा भगवंत मान को। हर चीज का एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। उन्होंने पिछले 1 साल में उसको झेला, और भगवंत मान ने शायद, मुझे तो ये लगता है कि जो उपासना करने के लिए गए थे वहाँ पे अरविंद केजरीवाल, मेरे ख्याल में उनसे शायद पूछा भी नहीं होगा। अजीत अंजुम जब हरियाणा में चल रहा था, ये हरियाणा चुनाव से पहले, वहाँ खूब वीडियो बनाने के लिए गया। राकेश टिकैत भी गया वहाँ पे, लेकिन इस पंजाब वाले पे अजीत अंजुम एक दिन नहीं गया। तो सर ये गिरगिट नहीं है। ये गिरगिट तो वो है कि समय के साथ कलर बदल ले। इसने समय के साथ वो कलर नहीं बदला। इसने बताया कि मैं क्या हूँ और मैं वैसा ही हूँ, मैं बदल नहीं रहा हूँ। इस बजट सेशन में कम से कम शिवराज सिंह चौहान को इतनी बार बोलते हुए मैंने सुना, उन्हें कम से कम एक बार ये जरूर कहना चाहिए था कि हमने जो कृषि कानून है इनको फिर से हमने करेक्ट कर लिया है, चाहे भली पुरानी फाइल ले आए, रीपैकेज कर दिया है, किसानों की फुल स्टॉप चेंज कर देगा। हाँ, बजट सेशन के आखिर में इसे भी ले आते। और अब तो किसानों को सपोर्ट भी मिलेगा। दल्ले वाले तो हट गए सारे, सपोर्ट भी मिलेगा। दल्ले थे वो। हाँ, किसानों को कम से कम इतना तो समझ में आएगा कि ये बात तो करने के लिए तैयार है। उसने तो सर सीधा लाठी चार्ज करा दिया। My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है दी जयपुर डायलॉग्स पॉडकास्ट में। और आज हमारे सामने हैं, आपके साथ हैं हर्ष कुमार जी, आपके जाने पहचाने। स्वागत है हर्ष जी। नमस्कार सर। आजकल आपका जो मीडिया वाले हैं वो बड़े कष्ट में हैं। वो कह रहे हैं कि साहब कि बड़ा फांसीवाद चल रहा है, और संजय राउत जी भी कह रहे थे कि बड़ा फांसीवाद हो गया है। तो आपका अनुभव क्या कह रहा है कि साहब आजकल फांसीवाद ज़्यादा है क्या पहले के मुकाबले? हाँ सब बिल्कुल, फांसीवाद तो बढ़ ही गया है, और अब उसका रिएक्शन भी देखने को मिलने लगा है समय समय पर। तो जब रिएक्शन होगा तो फांसीवाद तो बढ़ेगा ही। और संजय राउत जैसे लोग तो आदर्श हैं इसके लिए। संजय राउत ने जो कंगना रनौत और इन सब के लिए कराया वहाँ पे बैठ के, जब ठाकरे साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो सर फांसीवाद ही लगेगा इन लोगों को। तो और क्या लगेगा? ये कोई इस तरह का रिएक्शन एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे थे कि इस तरह की भी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन सब मुझे इसमें, मैं आपसे जैसे अभी बात भी कर रहे थे हम, तारीफ़ मैं करना चाहूँगा एकनाथ शिंदे की। एकनाथ शिंदे की तारीफ मैं इसलिए करना चाहूँगा सर कि उन्होंने ये दिखा दिया कि असली शिवसेना तो वही लेके आए हैं। वो जो शिवसेना हुआ करती थी पुराने वाली, कि बाला साहब ठाकरे के बारे में कोई एक शब्द बोल के दिखाए तो फिर हम उसे छोड़ेंगे नहीं, तो वो जो शिवसेना है सर, वो अब रियल शिवसेना नज़र आ रही है। पहले जनता ने अप्रूवल दिया उसका नवंबर में जब चुनाव हुए कि भाई असली शिवसेना यही है। ठाकरे को रिजेक्ट किया वहाँ के लोगों ने। और अब जो इसका कुणाल कामरा वाला मामला हुआ है, उसके बाद जो जनता ने, उनके शिव सैनिकों ने जो रिएक्शन दिया, वो भी लाजवाब है रिएक्शन। मुझे ये बात पसंद आई कि शिवसेना वास्तव में एकनाथ शिंदे अपने साथ लेकर आए। हाँ, फांसीवाद तो चल ही रहा है। नहीं, आपके मित्र कह रहे हैं फांसीवाद है। देखिए, जब यहाँ पर दिल्ली को घेर के बैठे हुए थे इतने सारे किसान, और उसको जो है उनको उनकी बातें मांगे नहीं मानी जा रही थी, जबकि उन्होंने पूरे दिल्ली की ऐसी तैसी कर दी थी, सांसें रोक दी थी। तब भी भारतीय जनता पार्टी फांसीवादी थी, बिल्कुल। लेकिन अब उनको उखाड़ के फेंक दिया गया है
और अंदर बंद कर दिया गया है, तब सब लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो साथ सर में हमारे कौन सा फांसीवाद है, मुझे मैं तो सर समझाइए। पिछले 6-7 दिनों से लगातार इन सब के न्यूज़ जितने भी आ रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं, जो फांसीवाद का आरोप लगा रहे हैं अपने, हमारे रवीश बाबू हैं, अजीत अंजुम हैं, मैं सबको लगातार ट्रैक कर रहा हूँ कि क्या इस पंजाब वाले मामले पे किसी ने कोई वीडियो बनाया क्या? सर एक वीडियो नहीं बनाया किसी ने। और मैं तो ये भी एक चीज़ बताऊँ आपसे कि जो इतना 1 साल तक वहाँ पे धरना चला है, ये फिलहाल जिसे कि डल्लेवाल और ये सब लोग बैठे हुए थे, नाम ही डल्लेवाल है उसका। इसे लेके सर कोई कोर्ट भी नहीं गया। आप यहाँ बताइए, जब दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए थे, वहाँ की आम जनता कोर्ट चली गई थी कि साहब हमारा रास्ता रोका हुआ है। गाजियाबाद वाले दिल्ली नहीं आ पा रहे थे, पता नहीं कहाँ से घूम के, नोएडा से 20-20, 22-22 किलोमीटर घूम के जा रहे थे। तो मुझे तो आश्चर्य इस बात का हुआ कि दिल्ली वहाँ पे जो है वो किसी आम पब्लिक के बीच में से किसी वकील ने, किसी ने कोई पिटीशन नहीं लगाई, कोई याचिका नहीं डाली कि साहब इनको हटवाया जाए। हटवाया किसने सर? ट्रेडर ने, पंजाब के ट्रेडर ने। वही ट्रेडर जो यहाँ दिल्ली पे स्पॉन्सर कर रहा था, वही ट्रेडर वहाँ पे पीड़ित बना। ऐसे ही हुआ है सर। वो सब भगवंत मान के पास रोज जाते रहे कि भाई कब तक करेंगे, 50-50 किलोमीटर ट्रक घूम के जा रहे हैं इनके चक्कर में। तेल इतना खर्चा हो रहा है, भाड़ा निकल नहीं रहा है, कैसे चलेगा काम? और ट्रेडर के दबाव में ही ये करना पड़ा भगवंत मान को, वरना दिल्ली में तो कोई ऐसा दबाव था ही नहीं। दिल्ली का जो ट्रेडर है उसका तो, दिल्ली का तो इतना बड़ा वो है इलाका, किधर से भी ट्रक घुसा लो आप, नोएडा से घुसा लो, इधर से घुसा लो, सोनीपत साइड से घुसा दें आप, बागपत साइड से किधर से भी ले आएँ। तो ये वहाँ पे वही ट्रेडर जो स्पॉन्सर कर रहा था गाजियाबाद के पास बैठे हुए सारे किसानों को और उधर शंभू बॉर्डर पर सबको, वही ट्रेडर वहाँ पीड़ित बना। ये जो एक होता है ना कि हर चीज़ का एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, उन्होंने पिछले 1 साल में उसको झेला। और भगवंत मान ने, शायद मुझे तो ये लगता है कि जो विपासना करने के लिए गए थे वहाँ पे अरविंद केजरीवाल, मेरे ख्याल में उनसे शायद पूछा भी नहीं होगा, खुद ही डिसाइड कर लिया होगा कि भाई इसके बिना काम चलेगा नहीं, इन्हें हटाना पड़ेगा। तो केजरीवाल ने कह दिया होगा कि हाँ भाई कर लो, जैसे मान साहब आपको करना है वैसे कर लो। तो ये काम, जैसे मैं वहाँ शिंदे की तारीफ़ कर रहा हूँ सर, यहाँ मुझे भगवंत मान की इस बारे में तारीफ़ करनी पड़ेगी कि जो कोई नहीं कर पाया वो भगवंत मान ने करके दिखाया। तारीफ तो आपके मित्रों की करनी पड़ेगी ना। नहीं सर, हमारे मित्रों ने तारीफ़ के लायक कोई काम नहीं किया सर। उनकी तारीफ तो करनी पड़ेगी कि साहब किस तरह से वो गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। सर वो गिरगिट ही हैं। वो गिरगिट ही हैं, वो रंग कहाँ बदल रहते हैं? उनका रंग ही यही है, उनका एक ही रंग है, रंग नहीं बदलते सर वो। अगर वो रंग बदल रहे होते तो उनके बारे में भी वीडियो बनाते। अजीत अंजुम वहाँ भी गए होते। अब आपको मैं बताता हूँ, अजीत अंजुम जब हरियाणा में चल रहा था, ये हरियाणा चुनाव से पहले, वहाँ खूब वीडियो बनाने के लिए गया। राकेश टिकैत भी गया वहाँ पे, लेकिन इस पंजाब वाले पे अजीत अंजुम एक दिन नहीं गया, पूरे के पूरे दिल्ली में बैठा हुआ है, ज्ञान देता रहा कि कोई वीडियो नहीं बनाया उसने। तो सर ये गिरगिट नहीं है, ये इनके एक ही कलर हैं। ये समय के गिरगिट तो वो है कि समय के साथ कलर बदल दे, इसने समय के साथ वो कलर नहीं बदला। इसने बताया कि मैं क्या हूँ और मैं वैसा ही हूँ, मैं बदल नहीं रहा हूँ, मैं ऐसा ही रहने वाला हूँ। किसी ने कोई वीडियो नहीं बनाया। आपके पड़ोसी राकेश टिकैत ने तो कहा था कि वो उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में प्रदर्शन करेंगे, क्या हुआ उसका? मुझे सुनाई नहीं पड़ा कहीं कुछ भी। पता नहीं सर, आप भी मुझे लगता है आपके जो इंटॉलरेंट असहिष्णु मित्र हैं, उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। नहीं सर, वैसे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ दरअसल इस मामले में सबसे ज़्यादा असहिष्णु हमारे योगी जी हैं। तो राकेश टिकैत को ये लगता है कि अगर हमने कुछ करना शुरू किया वहाँ पे, तो योगी जी फिर वो अपना डंडा चलाएंगे। तो जो काम वो गाजियाबाद में नहीं कर पाए थे जब ये रोया था, और जगह हो जाएगा। अब पिछले दिनों आपकी बात हो ही रही थी, वो एक वीडियो आया था जिसमें राकेश टिकैत दौड़ा हुआ जा रहा था। यूपी पुलिस वाले जो है वो भागे जा रहे थे डंडा लेके उनके पीछे। तो पुलिस आ गई, पुलिस आई। तो उसकी वजह से राकेश टिकैत में भय है। और आपको मैं बताऊं, फिर रिकॉल कराता हूं उस चीज़ को, जब दिल्ली में चल रहा था, आपको याद होगा मुजफ्फरनगर में सितंबर में महापंचायत हुई थी 2021 में ही, यूपी के चुनाव से पहले। उस समय यूं कहा था राकेश टिकैत ने कि दिल्ली में नहीं, अब हम लखनऊ में प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी और इन सब लोगों ने उनसे ये कहा था कि भाई दिल्ली में आपके बैठने से हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, फ़ायदा इसका पॉलिटिकल माइलेज अगर लेना है तो आप यूपी में कुछ करो आके, वहाँ तो दिल्ली वाले परेशान हो रहे हैं, यूपी में इसका कोई रिएक्शन नहीं है, यहाँ करो।
तो उसने ये कहा था कि हम अब अगला घेराव लखनऊ का करने वाले हैं। महापंचायत में ऐलान करा था राकेश टिकैत ने। हिम्मत तो नहीं हुई सर जाने की कहीं भी। उनको तो इनवाइट किया था योगी जी ने कि हाँ आओ। हाँ, योगी जी तो कह रहे थे कि करके दिखाओ, तो वो हिम्मत नहीं हुई ना उनकी। उन्हें पता है कि योगी जी उनका इलाज कर देंगे वहाँ पे, तो वो गए नहीं है उस तरह से। और पिछले दिनों हमने एक वीडियो किया था आपके साथ, उसमें मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि आप ये समझिए कि जब से कांग्रेस का राज खत्म हुआ उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से एक योगी आदित्यनाथ पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने राकेश टिकैत को अपनी टेबल पर बैठ के चाय नहीं पिलाई। हाँ, ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है सर। पहले क्या होता था, कल्याण सिंह भी इनके दबाव में रहे, जब उस समय बड़े टिकैत साहब जिंदा थे, महेंद्र सिंह टिकैत, वो भी इनके दबाव में रहते थे। वो तो अडवाणी जी तो इनके गांव तक जाते थे, गांव में गए कई बार अडवाणी जी, तो राजनाथ सिंह इनके यहाँ जाते रहे हैं, और मुलायम सिंह यादव तो फैमिली बताते थे इनको। तो मायावती ने भी थोड़ा सा इनसे दूरी बना के रखी थी, लेकिन मायावती शशांक शेखर के थ्रू डील करती थी, क्योंकि शशांक शेखर मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे, जो उनके कैबिनेट सचिव थे, वो उनके थ्रू डील कर लेती थी इनको, तो वो हैंडल करके रखते थे। और शशांक के जो भाई थे वीरेंद्र सिंह, वो भारतीय किसान यूनियन के कभी जिला अध्यक्ष रहे। अच्छा। तो हाँ, वीरेंद्र सिंह जिला अध्यक्ष रहे, अभी कैंसर से उनका निधन हुआ, कुछ एक डेढ़ साल पहले की बात है। वीरेंद्र सिंह, शशांक शेखर सिंह क्या जाट था क्या? हाँ जाट थे ये मीरापुर कस्बा पड़ता है एक मुजफ्फरनगर में, बिजनौर साइड में। वहाँ पे अच्छा कृषक फैमिली थी, और इन्हीं की फैमिली से वंदना वर्मा जो है वहाँ पे जिला पंचायत में भी रही हैं, कोऑपरेटिव बैंक की चेयरमैन। तो ये फैमिली जो है पूरी उनके करीब थी। और वीरेंद्र सिंह जो शशांक शेखर के भाई थे, वो कभी महेंद्र सिंह टिकैत के समय में जिला अध्यक्ष थे किसान यूनियन के। तो इन लोगों ने मायावती को हैंडल करके रखा। वो कोई भी अगर ये अपनी मांग मनवाना चाहते थे तो वो शशांक शेखर के थ्रू अपना मैसेज वहाँ भिजवा देते थे। लेकिन योगी जी ऐसे आदमी रहे कि जिनकी सराउंडिंग में कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो राकेश टिकैत या भारतीय किसान यूनियन इन सब को हैंडल करता हो। तो इसलिए ये सब चीज़ें मैनेज नहीं हो पाई। तो ये यूपी में जाने का ऐलान कर दें, कुछ भी कर दें, कुछ हिम्मत है तो नहीं वैसे इनकी। गाजियाबाद में भी इनको तो खैर उठा ही रहे थे, रोक लिया शायद सेंटर से। तो उसके बाद में इनको सपोर्ट मिल गया था जयंत चौधरी का। हाँ, वो भी अब नहीं है। वो भी अब नहीं है। जयंत चौधरी का सपोर्ट था निश्चित रूप से। दरअसल जयंत चौधरी भी उस समय थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति में थे। जयंत चौधरी से बात तो इनकी 2022 के विधानसभा चुनाव के समय भी हुई थी कि आप साथ आ जाओ, लेकिन पता नहीं कुछ लोगों ने उसे ये सलाह दी कि आप विधानसभा के बजाय अगर आप लोकसभा चुनाव में समझौता करोगे बीजेपी से तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि कोई भी एमपी नहीं बन पा रहा था। मेरे ख्याल में 2009 के बाद से कोई एमपी नहीं बना था आरएलडी का। अजीत सिंह भी लगातार 3 चुनाव हार गए, जयंत चौधरी भी 3 चुनाव हार गए। तो उसके बाद से इनको ये लगने लगा था कि भाई अब पार्टी को कैसे बचाया जाए। तो उन्हें ये लगा कि विधानसभा चुनाव में अगर फोकस जाएंगे समाजवादी पार्टी के साथ तो छोटे पॉकेट्स में मुस्लिम वोट वगैरह मिल जाएंगी, और मुस्लिम वोट्स मिलने के बाद हमारा जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो इसी वजह से जयंत चौधरी ने इंतजार किया, वरना वो तो पहले ही साथ आ सकते थे। कुछ लोग बीजेपी में ऐसे लोग हैं जो चाहते नहीं थे कि जयंत आए। वो ये अफवाह उड़ा देते थे कि भाई बीजेपी इनको ये ऑफर कर रही है कि आप आरएलडी को मर्ज कर लो। ये तो बात काफी हुई थी, काफी हुई थी। ये खूब चलती थी जब भी इनके गठबंधन की बातचीत चलती थी पिछले 5-7 साल में, 10 साल में, जब भी बात हुई, अजीत सिंह जिंदा थे उस समय भी, कि साहब आप पार्टी को मर्ज कर लो हमारे साथ। ये लेकिन जयंत चौधरी इसके लिए एग्री नहीं थे कि पार्टी मर्ज नहीं करूंगा मैं। तो इसलिए पार्टी मर्ज करने के बाद तो फिर आपके सारे रास्ते बंद हो जाते। कुछ नहीं सर, फिर तो आप समुद्र में एक छोटी सी मछली हो, तो फिर आपको कोई पूछने वाला है नहीं है, फिर कोई भी हड़प लेगा आपको। और बीजेपी में आप जानते हैं कि कितना बड़ा कैडर है, कितने सारे बड़े लीडर हैं। तो इसी वजह से ये सब चीज़ें नहीं हो पाई थी। तो जयंत तो शुरू से ही इनसे अलग हो गए थे। हालांकि विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा कि 2 टुकड़े हुए भारतीय किसान यूनियन के, 2 टुकड़े हुए थे जब ये आंदोलन खत्म हुआ था। उस आंदोलन के ख़त्म होते जो 2 टुकड़े हुए, उसके पीछे भी जयंत वाला बड़ा एंगल था। इनकी पार्टी के कुछ लीडर्स थे जो टिकट चाहते थे कि हमें जयंत चौधरी से ये टिकट दिलवा दें।
राकेश टिकैत ने अपने किसी रिश्तेदार के लिए बात की, उन्हें टिकट दिलवा दिया। तो जो पार्टी का दूसरा धड़ा था वो नाराज़ हो गया। उन्होंने कहा कि हम जो किसान आंदोलन के समय जो सारा पैसा वैसा आया था, फिर हमें उसका हिसाब चाहिए। ये सब चीज़ें, वो सब चीज़ें झगड़े का कारण बनी थी। इस तरीके से ये सारा डेवलपमेंट चला। तो राकेश टिकैत वगैरह तो तब से आधे हो गए हैं जब से वो धड़ा इनसे अलग हुआ है। तो कहने का मतलब कि 27 के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कोई खतरा नहीं है। कोई खतरा नहीं है सर। पिछली बार भी थोड़ा सा किसान आंदोलन का थोड़ा बहुत कुछ 2-4 जिलों में थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट रहा, कोई खास था नहीं उसमें। और ये बार बार ये जो आप राकेश टिकैत की तो आप बात करते हो, आप सतपाल मलिक को भूल जाते हो। सतपाल मलिक भी जो है बड़ी आशावादी था, और वो सतपाल मलिक ने जिस तरीके से पुलवामा को लेके सारे दावे किए हैं बड़े बड़े कि मुझे सब पता था, ऐसा होने वाला था, ऐसा होने वाला था, वो उस समय भी दावे करते थे। वो उस समय ये करते थे कि मुझे जो है ये टिकट देने वाले हैं आरएलडी वाले और अखिलेश यादव। इन्होंने तो किसी रैली तक में नहीं बुलाया था उसे, बल्कि उसने कहा कि मैं शामली में एक रैली कराता हूँ, आप होस्ट कर दो उसको और पैसा लगा दो। वहाँ के सारे विधायकों, जो इनके सारे लीडर्स थे जो बाद में विधायक भी बन गए वहाँ के, उन्होंने मना कर दिया कि हम अपने प्लेटफार्म पे इनको क्यों लाएं, इनसे हमें क्या फ़ायदा, इनके कैसे तो मैं तो कोई 2 वोट नहीं देगा। मेरठ में जहाँ के वो रहने वाले हैं वहाँ उनके गाँव में कोई इन्हें वोट नहीं देगा कहने से, तो इनका क्या फ़ायदा है कहने का। तो वो जो आप कहते हैं ना कि वो अब ये क्रेडिट उस चीज़ का लेने की कोशिश करते हैं कि जो राकेश टिकैत के खिलाफ एक्शन जो होने वाला था उसके लिए मैंने फ़ोन करके अमित शाह से या होम मिनिस्टर से मना कराया था। ये सब बेकार की बातें हैं कि अमित शाह ने उनके कहने पे ऐसा कर दिया। ये पार्टी लेवल पे ही अपना था कि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं यूपी के, तो ये 2 काम करने पड़ेंगे। पंजाब और यूपी के चुनाव साथ होने थे कि ये कानून वापस लेने पड़ेंगे, और फिर जो है इनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं करेंगे। कि ऐसा है कि अभी अगर 8 सीट इन्हें मिल रही हैं तो हो सकता है कि कुछ रिएक्शन हो जाती तो 10 या 12 सीट मिल जाती आरएलडी को, सपा को उस इलाके में। तो इसीलिए उस चीज़ को थोड़ा सा उस समय ठंडा रखा गया था। आज की तारीख में हिम्मत नहीं है इनकी। आज की तारीख में अगर कृषि कानून वापस ले आए तो सर मैं तो कहता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि अब बहुत बढ़िया समय है कृषि कानूनों को इस समय लाने का। और मैं तो ये सोच रहा था कि जो बजट सेशन अभी चला इसमें पूरा अप्रैल तक, इस बजट सेशन में कम से कम शिवराज सिंह चौहान को इतनी बार बोलते हुए मैंने सुना, उन्हें कम से कम एक बार ये जरूर कहना चाहिए था कि हमने जो कृषि कानून है इनको फिर से हमने करेक्ट कर लिया है, चाहे भले ही पुरानी फाइल ले आए, रीपैकेज कर दिया है। हाँ, रीपैकेज कर दिया है। और जो किसानों के फुल स्टॉप चेंज कर दें, हाँ तो कुछ कॉमा फुल स्टॉप चेंज करके बजट सेशन के आखिर में इसे भी ले आते कि साहब इसे फिर लागू कर रहे हैं हम, लाना चाहिए इसमें। तो वो जो एक बड़ा नैरेटिव था कि साहब ये डर गए, पीछे हट गए, वो सर कब आएगा फिर, इसका फ़ायदा क्या था। अगर आप किसानों का भला चाहते थे तो अब तो 4-5 साल हो गए इस बात को, किसानों के भले के लिए कीजिए ना कुछ, अब क्या दिक्कत है। और अब तो किसानों का सपोर्ट भी मिलेगा, दल्ले वाले तो हट गए सारे, सपोर्ट भी मिलेगा, दल्ले थे वो। हाँ, जो लोग आप जो पीछे से आपको सपोर्ट कर रहे थे, वो जब आप पे लाठियां बरसवा रहे हैं तो किसानों को कम से कम इतना तो समझ में आएगा कि ये बात तो करने के लिए तैयार हैं। उसने तो सीधा लाठी चार्ज करा दिया। हाँ, बात अभी भी बात करने वाले हैं, अगले राउंड की अप्रैल में होने वाली है, जो डेट लगी है शिवराज सिंह चौहान वगैरह के साथ बात होने वाली है। तो वो तो सरकार तो अभी भी अपने स्टैंड पे है कि भाई कम से कम हम बात तो कर रहे हैं। अगले ने तो बात ही नहीं की सर, बीच में मीटिंग छोड़ के चला गया भगवंत मान कि जाओ छोड़ो, मैं तुम्हारे से बात ही नहीं करता हूँ। ये बात हम और आप कर रहे हैं, आपके मित्रों ने तो ये कोई बात की ही नहीं, बिल्कुल नहीं सर। वो मित्र वो इस तरह की बात क्यों। लेकिन मित्र जो थे 2024 के बाद बहुत उत्साह में थे सर। 2024 के बाद तो राहुल गांधी भी उत्साह में थे, अखिलेश यादव भी उत्साह में थे, हमारे जो नए अयोध्या नरेश थे, अरे वाह, उनकी तो बात ही क्या है। वो भी उत्साह में थे। उत्साह में तो लोगों के गाल पे हाथ तक फेर रहे थे। हाँ बताइए सर, ओपनली क्या कर रहे थे। और वो रोने वाला वीडियो आपने देखा ही होगा उनका। हाँ, वो तो फिर बात की बात है, ऐतिहासिक वीडियो बन गया वो रोने वाला। तो सर दावे तो बहुत लोग थे, बहुत लोग कर रहे थे, और ये उत्साह बढ़ने वाली उस समय बात भी हुई थी। लेकिन जब सब लोगों ने, असल में सर उस समय ये हुआ था कि सबको ये लगा था कि ये सरकार जो है डामाडोल रहेगी, जैसे अमूमन गठबंधन की सरकारें चलती हैं, ये भी उसी तरीके से चलेगी। लेकिन उस तरीके से मोदी जी ने इसको चलाया नहीं कि अब मुझे करना है, वक्फ करना है, तो मनमाने तरीके से ही चला रहे हैं।
तो इसी वजह से वो थोड़ा सा उत्साह इनका ठंडा हो गया। और राहुल गांधी को भी ये लगा था, पता नहीं उसे किसी ने ये दिव्य ज्ञान दिया है नहीं, उसे भी ये लगा था कि नेता प्रतिपक्ष मतलब नेक्स्ट पीएम होता है शायद। किसी ने कह दिया होगा सर नेता प्रतिपक्ष का मतलब तो नेक्स्ट पीएम होता है, कि अब आपका नंबर लगेगा नेक्स्ट टाइम। तो राहुल गांधी ने तो दावा कर दिया कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे और यहाँ करके दिखाएंगे आपको। अब वो कब करेंगे, 29 में 36 में कब करेंगे, ये राहुल गांधी बताएं। तो उत्साह तो सभी का ठंडा हो गया सर, ऊपर से नीचे तक। हाँ, नेता प्रतिपक्ष तो कई सारे लोग रहे हैं, लेकिन पीएम तो बने नहीं। नरसिम्हा राव कभी रहे नहीं नेता प्रतिपक्ष, न देवेगौड़ा रहे, न गुजराल रहे। अटल जी जरूर रहे थे, नरेंद्र मोदी भी नहीं रहे, नरेंद्र मोदी तो एंट्री मनमोहन सिंह भी नहीं रहे। हाँ, तो रूल तो यही है कि जो नेता प्रतिपक्ष होता है वो नहीं बनता, वो नहीं बनता। किसी को ये बताना चाहिए आज भी नेता प्रतिपक्ष। अगर सर किसी ने ये बताया होता तो शायद राहुल गांधी कहते कि नहीं मैं नहीं बनता हूँ नेता प्रतिपक्ष, किसी और को बना दो। ये किसी ने बताया नहीं। हाँ, ये गड़बड़ होगी। हाँ, ये गड़बड़ होगी बहुत बड़ी। ये किसी ने बताया होता तो ठीक रहता उनके, जो बिल्कुल सही बात है आपकी। तो मना कर देता राहुल गांधी, शायद सीताराम येचुरी वगैरह बता देते, वो बेचारे अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन अभी भी आपके कई मित्र हैं, अजीत अंजुम जी, और एक वो आपका 4 PM कौन है वो, और किसी को तो नहीं, योगी जी को तो हर 10-5 दिन में हटा ही देते हैं। सर ये तो थ्योरी चलती रहेगी। दरअसल क्या है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि बार बार ये बताना कि जब सब कुछ बढ़िया चल रहा हो तो ये बताना शुरू कर दो कि पार्टी में बड़े लेवल पर मतभेद हैं। आप देखिए कि जिस समय लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे उस समय मोहन भागवत के एक एक स्टेटमेंट में से किस किस तरीके से बारीक बारीक चीज़ें निकाली जा रही थी कि ये नरेंद्र मोदी को कह दिया कि ये सेवक है और सेवक को अहंकार नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें उस समय निकाली गई थी ना। अब तो जा रहे हैं मोदी जी RSS के मुख्यालय में। मोदी जी तो वो काम कर रहे हैं जो आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया, तो जा रहे हैं उनके मुख्यालय में। तो सर ये भी थ्योरी एक चलाई जाएगी कुछ दिनों तक योगी आदित्यनाथ की। और मुझे लगता है कि सर इसके पीछे एक डर भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि मोदी के बाद फिर योगी आदित्यनाथ आ जाए। तो सर होता है ना कि पार्टी के अंदर भी जो है ना वो ठहरे हुए पानी में कंकड़ फेंक दी जाती है कि हलचल हो कुछ इससे। अगर नाम चलाया जाए और योगी आदित्यनाथ के बारे में ये चलाया जाए कि योगी आदित्यनाथ की पार्टी संगठन से नहीं चलती है, तो उस एक थ्योरी ये भी बनाई जाती है कि पत्ता, जैसे लोग ये कहते हैं कि मोदी जी के शासनकाल में जिसका नाम चल जाता है वो मुख्यमंत्री नहीं बनता। कहते हैं ना कि किसी भी स्टेट में मुख्यमंत्री डिसाइड करना है तो 10 लोगों के नाम चला लेंगे, ये भी बनेगा ये भी बनेगा, उनमें से कोई नहीं बनता, उन्हें यहाँ चुन लेते हैं। तो दिल्ली में तो ये गलत हुआ। हाँ, दिल्ली में ये गलत साबित हुआ। तो ये उसी वजह से सब इस तरह की थ्योरी चलाने की कोशिश करते हैं कि योगी आदित्यनाथ और मोदी जी के बीच में थोड़ी सी दूरियां दिखाने की कोशिश की जाए कि साहब पार्टी में टॉप लेवल पर सही नहीं चल रहा है। और एक बड़ी थ्योरी तो पहले से है ही कि मोदी जी और अमित शाह की टीम है और योगी जी एक अलग एंटिटी है अपने आप में पार्टी में, तो वो थ्योरी तो है ही। अच्छा, जो हमारे जो मतलब आपके मीडिया के मित्र, आपके मित्र कहता हूँ, आपको आपत्ति तो नहीं है? नहीं नहीं सर, सभी मेरे मित्र हैं, भाई हैं, कोई सीनियर है। तो जो आपके मित्र हैं, तो ये सोरोस का जो कथानक जो बंद हुआ है, हाँ सर, उसके बाद इन पर क्या असर पड़ा है? सर सोरोस से पहले तो आप याद कीजिए हिंडनबर्ग, उसका दफ्तर भी बंद हुआ है। उस पर रवीश कुमार ने कम से कम 14-15 वीडियो बनाए थे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे। एक एक जो भी चीज़ आ रही थी एक एक बड़ी बारीकी से उसका अध्ययन करके कितने वीडियो बनाए थे। लेकिन जब हिंडनबर्ग ने अपना सब वाइंड अप किया वहाँ से अमेरिका से, तो एक भी वीडियो नहीं बनाया उसने। तो सोरस वाले में तो सर बड़े डेवलपमेंट हुए हैं, मैंने वीडियो बनाया था। एक बड़ा जो बेंगलोर में 4-5 कंपनियां थी उन पे ईडी का छापा पड़ा है। और वो कंपनी थी, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, AIPL क्या नाम है उसका। तो वो कंपनी थी जो ये डिसाइड करती थी कि जो वहाँ से फंड आएगा, पैसा आएगा, वो इंडिया में किसको कितना मिलना है। केवल इसी के लिए वो कंपनी खुली थी। और वो कंपनी सर खुली थी 2013 में, मोदी जी के
प्राइम मिनिस्टरशिप डिक्लेयर होने के जब इनकी नाम दावेदारी चली थी उस समय वो कंपनी खोली गई थी। और देखिए सर, ये लोग कितनी दूर की भांप लेते हैं। इन्हें शायद तभी लग रहा था कि मोदी आ रहा है, तभी से इन्होंने ये प्रपंच रचने शुरू कर दिए थे और वो कई कंपनियां बना दी थी। और ये जब वो फंडिंग वाला FCRA वाला मामला हुआ कि उसके तहत आप पैसा नहीं दे सकते, तो फिर उन्होंने दूसरे रस्तों से भी इन लोगों को पैसे दिलाए हैं। और मेरा तो ये मानना है कि ये जो मेरे सो कॉल्ड मित्र जिन्हें आप कहते हो सर, इन सब का भी चेक किया जाना चाहिए अकाउंट, किस किस को कहाँ से पैसा आया, सपोर्टर कौन है। चलिए हमें तो सब, हमारा तो QR कोड स्कैन करके 1000-2000 रुपये हमें कोई दे देते हैं। इनके QR कोड तो स्कैन नहीं होते, इनका तो डायरेक्ट FDI इनका डायरेक्ट आता है, FDI आता है। FDI आता है। तो ये भी एक जांच का बिंदु है। और मुझे लग रहा है कि सर इसमें गवर्नमेंट सही तरीके से चली है कि पहले जो सोर्स है वहाँ से चलें और फिर धीरे धीरे, जैसे कि ED के किसी एक अधिकारी का बयान भी आया, उन्होंने नाम नहीं उसमें छापा हुआ था, अखबार में स्टेटमेंट भी छपा, तो उन्होंने कहा कि हम इस सोरोस वाला जो पूरी फंडिंग का जो एक नेटवर्क है उसमें जो लास्ट लाभार्थी है, सबसे अंत में जिसके पास पैसा पहुंचा, वहाँ तक पहुंचने का हमारा टारगेट है। तो आप समझ जाएं कि चीज़ें चैनलाइज हो रही हैं। अभी नहीं तो हो सकता है कि आप साल 6 महीने में कुछ और खबरें भी सुने इस बारे में। और लेकिन सोरोस जो है वो जो हमारे वास्तव में जो यूट्यूबर्स हैं ना, जिनके हम लोग देखते रहते हैं कि साहब की 15 मिनट में उनके 2-3 लाख पे पहुंच जाते हैं। अब नहीं आ रहे सर अब तो डाउन हो गया है सबका मामला। तो यूट्यूब को जो डायरेक्ट जो पैसा जाता था सोरोस से, वो कैसे पता चलेगा? वो तो सर पता नहीं लग पाएगा, वो कैसे पता लगेगा? वो तो डोनाल्ड ट्रंप ही कुछ करा है वहाँ पे वो कैसे पता लगेगा वो तो सर मुझे लगता है कि व्यूअरशिप वगैरह उस समय काफ़ी हाई थी इनकी। और ये जो 2024 का जो चुनाव है, इससे पहले कुछ लोगों को ये भी लगा था, जैसे कहते थे कि साहब 2019 में तो मोदी जी पुलवामा और उसकी वजह से जीत गए, माहौल जिस तरह से बना था सेंटिमेंट्स पे, सभी लोगों को ये लग रहा था कि 2024 में नहीं आएंगे मोदी। एक बार तुक्का लग गया, 2 बार तुक्का लग गया, तीसरी बार नहीं लगेगा। तो इसीलिए उस समय बड़ा प्रेशर था। तो एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग देश में ऐसा भी है जो ऐसा कंटेंट देखना चाहता है जो एंटी मोदी हो, एंटी BJP हो, तो वो सब लोग इनके पास थे। लेकिन जब उन्हें लगता है कि यार इनके कहने से कुछ नहीं होता है, तो बकवास करते रहते हैं बैठे हुए, अपना इनके बस व्यू आने हैं, इनके कहने से कोई नैरेटिव चलता नहीं है, तो वो भी दर्शक मुझे लगता है इनसे विमुख हुआ है। और पिछले कुछ समय से मेरे ख्याल में 50% पे आ गई है इनकी व्यूअरशिप। रवीश कुमार वगैरह के तो 10-10 लाख चलते थे वीडियो, अब तो 2-3 मिलियन में ही जो है वो सब ढेर हो जा रहे हैं। वो व्यूअरशिप उस तरह की रही नहीं इनकी। तो अब इन्होंने लेटेस्ट चलाया हुआ है ये कि औरंगजेब, केवल मुस्लिम सेंटिमेंट्स को उभारो। अच्छा, हाँ, औरंगजेब के सारे औरंगजेब पे तो सर 10 प्रेमी हो गए। औरंगजेब पे तो अजीत अंजुम और इन्होंने रवीश कुमार वगैरह ने 10-10 वीडियो बना दिए, इतने वीडियो बना दिए इन लोगों ने, तो उस पर काफ़ी फोकस कर रहे हैं ये। और उसमें इन्हें अब लग रहा है कि शायद हमें व्यूअरशिप अब अच्छी खासी मिलने वाली है मुसलमानों की। हाँ, मुसलमानों पे, क्योंकि वो सब किसान विसान तो एक लिमिटेड उसमें था, वो ख़त्म हो गया किस्सा, तो अब कुछ पता नहीं। और मुसलमानों वाले में एंगल जुड़ जाता है वक्फ वाला कि भाई बार बार कभी कोई धमकी दे देता है, पर्सनल लॉ बोर्ड वाले कह देते हैं कि हम ये कर देंगे देश में, वो कर देंगे, वो वैसे ही कह देता है। तो उसमें थोड़ा सा इन्हें ये लग रहा है कि मुस्लिम्स की जो भावनाएं हैं उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, इसलिए वो उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो थोड़ा सा व्यूअरशिप उनके उन्हीं वीडियोस पे आ रहा है, बाकी कुछ है नहीं इनका रिस्पॉन्स। हाँ, लेकिन असहिष्णुता वाला तो नैरेटिव चलता ही रहता है ना। हाँ, वो चलता आपके वो पार्किंग वाले जो हैं वो देखिए क्या कह रहे हैं। अब सर आप इतनी बार पार्किंग वाले किस्से के बारे में हमारे से कहते हैं, ये पॉडकास्ट में आज सर विस्तार से बता दीजिए पार्किंग का किस्सा भी क्या था। हम क्या कहते हैं साहब, लोग कहते हैं हाँ, कि तो साहब कि वो जो है नहीं वो, सर हमारे दर्शकों को आज आप बताइए ना कि इस पॉडकास्ट में अरे भाई नाम तो ले नहीं सकते। हाँ, नहीं नाम मत लीजिए सर, वो समझ जाएंगे लोग। नाम तो ले नहीं सकते, लेकिन बताते हैं कि साहब कि वो जिस चैनल में थे वो उसके बाद वो पार्किंग में मिलते थे और उनका जो जोड़ा है वो वहीं पार्किंग वहीं पक्का हुआ। हाँ, तो पार्किंग वाला जोड़ा बोलते हैं उसको। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है?
हाँ सही बात है। वो सर क्या है कि वो तो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। उनकी जो भाई मैडम है, तो देखिए उनकी जो मैडम है सर, उनका तो चैनल है। अब वो बेचारा क्या करे, वो कहाँ बोले क्या करे, वो कुछ है नहीं, कर नहीं पाता है, तो वो सोशल मीडिया पे ट्वीट वगैरह करता रहता है। भूत प्रेत वाला चैनल क्यों नहीं चला लेता? उसकी तो स्पेशलिटी है ना भूत प्रेत चैनल में। भूत प्रेत बने उसने तो अब दर्शक एक चैनल तो भूत प्रेत से ही उसने चढ़ाया था। सर भूत प्रेत वाले का दर्शक नहीं रहा, सारे चैनलों ने अब इन चीज़ों को बंद कर दिया है। कभी तो रजत शर्मा भी खूब दिखाते थे, उनके चैनल पे तो भूत प्रेत सबसे दिखाई देते थे, उनकी तो यही तो चैनल चलाते थे, तो यही तो थे वहाँ पे। हाँ तो सर जो भी था बैक एंड पे, जो भी चीज़ें थी, इन लोगों ने खूब बढ़ाया उसको। लेकिन सर अब उसका दर्शक वर्ग ही खत्म हो चुका है, अब उन चीज़ों को लोग देखना नहीं चाहते। तमाम चैनल पे जो है थोड़ा सा एक बात मानना पड़ेगा आपको कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसने कंटेंट में क्वालिटी को तो बढ़ाया है और रियलिटी की तरफ जाने की ज़्यादा कोशिश की है, तथ्यपरक बातें होती हैं। तो वो तो चीज़ें क्या थी कि जैसे कि फिल्मों में एक आइटम डाल देते हैं ना, आइटम सॉन्ग, वो उस तरह की चीज़ थी। उनका फैक्ट चेक हो जाता है, फैक्ट चेक हो जाता है, तो आप इसमें झूठ भी नहीं बोल सकते। तो मेरा मानना है कि हमारी जो कम्युनिटी है, जो यूट्यूब पे लोग आए हैं, चाहे वो आइदर लेफ्ट विंग वाले हों, राइट विंग वाले हों, इन्होंने इस पे तो फोकस किया ही है कि तथ्यों के पास जाने की कोशिश करें और एक फ्रेश अप्रोच के साथ तो आए हैं। तो चैनलों पर सारा बड़ा दबाव है इस चीज़ का भी। अभी जैसे हम लोगों से कई लोग अप्रोच करते हैं कि भाई आप हमारे कार्यक्रम में आओ, कुछ यूट्यूबर हैं हमारे साथी, एक दो वो चैनलों पे जाते भी हैं, बैठते भी हैं, और उनकी वजह से उनके चैनल्स की टीआरपी बढ़ी है। बाकी अगर शो देख लिया जाए, इंडिया टीवी पे एक दो शो ऐसे आते हैं कि वो डिजिटल पे बड़े सक्सेसफुल हैं, वैसे कुछ भी नहीं है। अब जैसे ये रजत शर्मा का आपकी अदालत है सर, आप देखिए, आपकी अदालत आया, आपने अगर सैटरडे में उसको देख लिया तो देख लिया, फिर आपको एक हफ्ते बाद वो बृहस्पतिवार में रिपीट होता था, तो उसे नहीं देख सकता आदमी। लेकिन आज की तारीख में क्या हुआ है कि जैसे ही रजत शर्मा का ऑन एयर हुआ आपकी अदालत, तो उसको कट करके उन्होंने यूट्यूब पे डाल दिया, तो यूट्यूब पे फिर वो उससे भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, उससे भी ज़्यादा व्यूवरशिप उसकी निकल के सामने आती है। तो अप्रत्यक्ष रूप से यूट्यूब और हमारी जो कम्युनिटी है वो एक दबाव बना रही है मेन स्ट्रीम मीडिया पे, प्रेशर है कि भाई आप अच्छे फ्रेश अप्रोच के साथ जाओ, नए लोगों को लाओ जो नई तरीके से बोलें और बोल्ड ओपिनियंस रखें। केवल डिबेट से काम चलने वाला नहीं है। तो अब कई चैनल मैंने सुना है कि इस तरह के प्रोग्राम शुरू करते हैं, हमारे से भी अप्रोच करते हैं, वो ये देखते हैं कि किसकी लोकप्रियता है। आप तो शुरू में शायद रिपब्लिक वगैरह पे गए भी हैं एक दो बार। मैं जाता था रिपब्लिक पे, लेकिन वो 1 घंटे बैठ के जी। 1 मिनट जो मिलता था वो बड़ा मेरा भी सर मेन इश्यू यही था। न्यूज़ 24 वालों ने एक बार अप्रोच किया था, तो हमने भी कहा भैया ये तो हमारे से होगा नहीं कि हम 1.5 घंटे तक बैठे रहें और आप हमें 5 मिनट बोलने के लिए कहो। 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा है। रिपब्लिक में तो 1 घंटे में 1 मिनट, हाँ इतना ही आता है, और फिर वो भी 1 मिनट जो है वो बीच में काट देते हैं, वो भी 3 खेप में, 3 खेप में, तो आप 20 सेकंड में क्या बोल लोगे? हाँ। तो मेरा मानना तो यही है कि अगर वास्तव में मेन स्ट्रीम मीडिया भी हमारे जैसे कंपटीशन में आ रहा है, इस तरह की शो लेके आ रहा है, तो एक प्रोग्राम में 2 या 3 से ज़्यादा वक्ता नहीं होने चाहिए। एक एंकर, 1 या 2 वक्ता सामने, और किसी भी एक टॉपिक पे लिया जाए और उस पर चर्चा हो। जैसे आपने देखा होगा वो एक आता है उसका इंडिया टीवी पे किस्सा कुर्सी का करके, क्या आता है वो, कुरुक्षेत्र किस्सा, कुरुक्षेत्र, काफी सौरभ पर कुरुक्षेत्र, हाँ कॉफ़ी पर कुरुक्षेत्र, प्रदीप सिंह वगैरह, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वगैरह उसमें आते हैं। तो उसकी डिजिटल पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस बताते हैं लोग। चैनल का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन सारे वीडियो उनके बड़े अच्छे चलते हैं। तो बाकी चैनल भी इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। तो मैंने बताया आपको कि हमारे से भी, जैसे आपने कहा, कहते थे कि भाई लोग आप हमारे उस पर आ जाइए, उस पर आ जाइए। तो वही एक मेन चीज़ है कि वो जो क्राउड करना चाहते हैं, मैंने उन्हें समझाने की भी कोशिश की। एक जाने माने जो चैनल है उनके एक बहुत बड़े अधिकारी से मेरी बात हुई थी मुंबई में, तो मैंने उनसे कहा भी कि भाई आप भीड़ मत करें कि आपने एक टोपी वाला बैठा लिया, सपा का एक बैठा लिया, ऐसे मत करो। आप ऐसा करो कि स्पेसिफिक, अगर आप प्रवक्ताओं को ही बुला रहे हो तो फिर आप यूट्यूबर्स और बाकी जो वक्ता हैं उन्हें मत बुलाओ, उनसे अलग रखो। प्रवक्ता को बुला रहे हो तो फिर प्रवक्ता वर्सेस प्रवक्ता ही रखो। फिर हम लोग उनकी बातों में गहराई तो होती नहीं प्रवक्ताओं की बातों में। हाँ, तो वो तो अपनी पार्टी स्टैंड पे जाएंगे ना सर। ऐसे अब
कई ऐसे पत्रकार हैं ना जो बाद में पत्रकार भी थे, यूट्यूबर भी थे, प्रवक्ता बन गए, लेकिन अब उनकी बात पे वो ऑथेंटिसिटी थोड़ी ही रहेगी जो पहले थी। वो चीज़ें बदल जाती हैं सर। हाँ, वो बात बिल्कुल सही है। और एक बात और भी है, जैसे इसके एग्जाम्पल हैं। पहले दूरदर्शन में किया करते थे, आजकल तो मैं नहीं देख रहा हूँ कि उसमें भी थोड़ी बहुत चिल्लपों होने लगी है। जैसे 2 टूक आता था ना अशोक श्रीवास्तव का, तो उसमें आता था, क्या आता है अब भी? पहले जो था उसमें एक व्यक्ति जब बोलता था तो दूसरे को टोटल म्यूट रखते थे। हाँ, उसकी आवाज़ आए ही नहीं। हाँ, इसी तरह से आप ये देखें हैं कि एक TV9 पे अमिताभ अग्निहोत्री जी का एक शो आता है यूपी उत्तराखंड पे, वो मैंने देखा नहीं कभी। बड़ा पॉपुलर है। अच्छा। और अमिताभ जी की स्टाइल भी गजब है। वो बिल्कुल ठेठ, जो उनके जो देसी लोकोक्तियाँ वगैरह जिस तरह से वो करते हैं, बड़ा इफ़ेक्टिव है वो जी। तो उनके यहाँ भी यही है, एक बोलेगा तो दूसरा म्यूट रहेगा। ये लोग ये भी नहीं करते। ये भी नहीं करते आप सर। जरा अर्नब गोस्वामी को देख लीजिए, तो वो तो जानबूझ के भिड़ाता है हाँ, कि 2 लोग चिल्ला रहे हैं आपस में, किसी कुछ समझ में नहीं आता को कौन क्या बोल रहा है। ऐसे ही है वो सर। आपने पता नहीं, आप तो खैर यूपी से ही आते हैं, आपको कभी एक बचपन में एक चीज़ होती थी, गली में जो पिल्ले नहीं होते थे सर, छोटे छोटे बच्चे पपी, उनको आपस में लड़वा देते थे बच्चे। उसका मुंह पकड़ा, उससे मुंह पकड़ा और ऐसे भिड़ा दिया तो वो आपस में लड़ पड़ते थे। तो गांव की भाषा में से हमारे यहाँ कहते हैं सर पिल्ले भिड़ाना। तो वो ये काम करते हैं एंकर बैठ के कि देखिए इन्होंने तो ये कह दिया आपको, आप इसका क्या जवाब देंगे। तो वो चाहते हैं, क्योंकि एक दर्शक वर्ग है, उनका भी एक दर्शक वर्ग है सर। मैं ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि उन्हें नहीं वो देखते, बहुत सारे ऐसे हैं। मेरे कई दोस्त मित्र हैं जो शाम को 2-2 3-3 डिबेट देखने के बाद ही उठते हैं टीवी के सामने से। लेकिन ये बात समझनी होगी चैनल के जितने भी ये एडिटर्स हैं और बड़े अधिकारी हैं, CEOs वगैरह हैं, कि इससे कंटेंट का जो क्वालिटी है वो बड़ी सतही हो रही है, उसे अपलिफ्ट करने का दबाव है। और सर मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारा और आप जैसे लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं आपको बताता हूँ बहुत बड़ी बात। मैं मुंबई गया था और चुनाव के समय में, आपको पता है हमने 3-4 वीडियो वहाँ से बनाए थे। तो वहाँ पे मैं एक बड़े, नाम नहीं लूँगा उसका, उन्होंने हमेशा मुझे मना करते हैं कि मेरा नाम कभी कोट मत करना। तो वो बहुत बड़ी एक सेलिब्रिटी है वहाँ पे, और उनके फादर बॉलीवुड में उनका बड़ा नाम रहा है। तो उन्होंने कहा कि स्पेशली आप आएँ तो हमारे यहाँ ज़रूर आइएगा, अगर कभी मुंबई आएँ। तो हम उनसे मिलने के लिए गए, तो उन्होंने अपना घर मुझे घुमाया पूरा, और उन्होंने कहा कि हर्ष जी एक चीज़ आप देखो कि यहाँ पर कहीं भी टीवी नहीं लगा हुआ है मेरे पास। मैंने कहा कि तो क्यों नहीं लगाया भाई टीवी आपने? कि सर मैं टीवी नहीं देखता हूँ, मेरे लिए तो यूट्यूब असली टीवी है, और मैं आपको सुनता हूँ, संजय जी को सुनता हूँ, अभिषेक तिवारी को सुनता हूँ, मैं इन सब लोगों को सुनता हूँ। तो ये बड़े लेवल पे कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि हम जैसे लोगों ने एक, मेरा मानना तो ये, उन्होंने तो ये भी शब्द किया कि मेरे लिए आप लोग मेन स्ट्रीम मीडिया है आज की तारीख में। उन्होंने इतनी बड़ी बात कही कि मैं उसे मेन स्ट्रीम मीडिया ही नहीं मानता हूँ, क्योंकि जितने भी चैनल वाले हैं उनके अपने निजी हित हैं, व्यावसायिक हित हैं। वो कभी उन्हें विज्ञापन की आवश्यकता होती है, कभी किसी चीज़ का दबाव रहता है, कभी कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है। लेकिन आप सब लोग जो है वो एक फ्रेश ओपिनियन के साथ आते हैं, और वो हमारे और आपका जो वीकली प्रोग्राम होता है उसकी बड़े बड़े फ़ैन हैं। वो कह रहे थे कि उसे मैं छोड़ता ही नहीं हूँ, मैं जब अगर नहीं सुन पाता हूँ तो मैं गाड़ी में चला के उसे सुनता हुआ जाता हूँ। तो हम लोगों ने दबाव बनाया है, और सब चीज़ें बदलने का दबाव है मीडिया इंडस्ट्री पे। गहराई आई है, एक खुलापन आया है, और जैसी बात है ना कि भाई हमारी कोई लाग डांट नहीं है किसी के साथ, हमें कुछ किसी से कुछ चाहिए नहीं, किसी से कुछ चाहिए नहीं। ये चीज़ें हैं। आपने मुंबई का नाम लिया आपने, तो मुंबई में तो आजकल दूसरा ही प्रसंग चल रहा है। हमारे एक कॉमेडियन जो हैं, जो पॉलिटिशियन बन गए, हालांकि लोग कह रहे हैं कि साहब कि एक पॉलिटिशियन थे, वो तो सर पक्का वामपंथी है। नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ JNU वालों से सबसे उठना बैठना है उसका। तो जो पॉलिटिशियन है हमारे LOP साहब, या LOO होना चाहिए वैसे तो, लू। तो जो लू साहब हैं, जो पॉलिटिशियन है, वो तो कॉमेडियन बन गए, और जो कॉमेडियन है वो पॉलिटिशियन बन रहा है। हाँ, यही हो रहा है। लेकिन सर उसके बारे में कुछ लोगों ने मेरे से ये भी बताया, मैं तो उसे फॉलो नहीं करता। आपकी मेरी लास्ट टाइम भी बात हुई थी,
मैं फॉलो तो मैं भी नहीं करता, मैं भी नहीं करता, लेकिन अब तो कोई लेकिन वो फॉलो जो है वो मारपीट होगी तो आ ही एक जाता नाथ है ना। शिंदे ने फॉलो करने के लिए मजबूर किया। जैसे मैं रणबीर अलाहाबादिया को कभी फॉलो नहीं किया, लेकिन रणबीर अलाहाबादिया जिस तरह की बातें कर रहा है वो तो उस पर फिर ध्यान जाता है कि भाई ये क्या घटनाक्रम हुआ है। तो लेकिन सर ये बात आप मानिए कि ये जो सेंसेशन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे जैसे और आपकी तरह एक स्टैंडर्ड का पॉडकास्ट करने के बजाय जो चीप बातें वहाँ बैठ के ये लोग सब करते हैं, तो उसके मुंह पे भी सर ये करारा तमाचा है। ये एक बड़ा रिजेक्शन भी है कि भाई अब आपको हम सुनने वाले हैं नहीं और बर्दाश्त नहीं करने वाले, और कहीं बोलोगे तो सब चीज़ ऑन रिकॉर्ड है, आपको पकड़ा भी जाएगा। अब तो उसमें FIR वगैरह हो रही हैं। रणबीर अलाहाबादिया तो घर ही बैठ गया उसके बाद से। उसको तो रिलीफ मिल गई सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन अभी तक तो मिल गई सर। रिज्यूम अब नहीं लेकिन किया। वीडियो क्या बनाएगा, बात क्या करेगा उसके, आप मुझे तो इंतजार है कि उसका वीडियो आए, देखें वो क्या बनाता है। वीडियो तो पहले से बने हुए हैं उसके, उसमें असेंबली लाइन में रहते हैं उसके। हाँ सर, वो लेकिन अब जो जिस लेवल पे उसे पहुंचाया गया, बड़े बड़े मिनिस्टर्स के इंटरव्यू दिलवाए गए, सांसदों ने, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ ने उसे इंटरव्यू दिए। मुझे लगता है कि अब उससे परहेज करेंगे लोग, जाएगा नहीं कोई उसके पास, वो उस तरह का पॉडकास्ट वगैरह नहीं बना पाएगा। अब उस पर प्रतिबंध थोड़ा सा लगेगा और इससे दूसरों पे भी एक रिस्ट्रिक्शन आएगा कि भाई अगर ऐसा करोगे तो ऐसा भी हो सकता है। और होना चाहिए सर, ऐसा रिएक्शन होना चाहिए। वो तो बदतमीज़ी की सारी लिमिट्स क्रॉस कर गया था। वैसे तो हम लोगों ने तो उसको पहले ही चिन्हित कर लिया था एक तरह से, और उसकी जो बेवकूफ़ी की बातें होती थी, अपने संदीप बालाकृष्णा है ना, उनके साथ में एक इसने किया था पॉडकास्ट, वो बड़ी बदतमीज़ी की थी। बदतमीज़ी की इन द सेंस कि अपने आप को सेक्युलर दिखाने के चक्कर में, हालांकि संदीप जी हिले नहीं, वो अपनी बात पर टिके रहे, लेकिन उसमें उसने एडिटिंग भी की और उनको डाउन करने का भी प्रयास किया, इस तरह का किया। उसके बाद उसका बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था और हम लोगों ने सबसे पहले तो हमने ही उसको जो ये हाईलाइट किया था कि ये क्या तमाशा हो रहा भाई। हाँ, और सर उसे जानकारी भी नहीं है किसी चीज़ की। एक पता नहीं किसी के साथ, कुमार विश्वास या किसी के साथ उसने पॉडकास्ट किया, तो उसने कह दिया कि इन सब की जमानतें जब्त हुई। जिसका इंटरव्यू करता उसने कहा कि इन सब लोगों की तो जमानतें जब्त हो गई, पता नहीं वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के बारे में कहा था उसमें, तो उसने कहा कि जमानतें जब्त होनी कैसे, क्या होता है। तो सर जिस बंदे को एक बेसिक सी चीज़ नहीं पता हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में क्या होता है कि साहब जमानत होती है और वो आपको इतने % वोट ना मिलें तो आपकी जमानत जब्त हो जाती है, तो आप समझ सकते हैं। मुझे तो सर आश्चर्य इस बात का हुआ कि लोकसभा चुनाव के समय उसे चिन्हित किया बीजेपी के IT सेल ने कि उसे हम इंटरव्यू दिलवाएंगे। हमने रिक्वेस्ट की, हमने भी रिक्वेस्ट की थी। हाँ 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 हाँ। हमारे पास तो सर किसी ने ये मैसेज दिया कि मोदी जी यूट्यूबर्स को भी इंटरव्यू देने वाले हैं। हमने तो उस समय ईमेल भी की और जो मीडिया एडवाइजर हैं उन तक हमने 3-4 लोगों से भी पहुंचवाया। तो दे दिया ना फ्रीडमैन को। हाँ, तो सर वो फ्रीडमैन को तो फ्रीडमैन ने रिक्वेस्ट नहीं की होगी सर, फ्रीडमैन से तो शायद इन्होंने ही रिक्वेस्ट की होगी कि भाई आप ले लो। तो एक तरफ तो कहते हैं कि साहब की मानसिक गुलामी से बचना चाहिए और दूसरी तरफ ये तो भाई दोनों चीज़ें नहीं, ये मानसिक गुलामी है सर। आप ये बताइए, मैं तो आपसे इंटरव्यू एक दिन हम बात कर रहे थे और उसने ऐसा कौन सा सवाल पूछ लिया जो कि बड़ा आपको लगा हो कि साहब की बड़ा महत्वपूर्ण या कोई जिसमें कोई ग्रेविटी हो? कुछ नहीं पूछा। ऐसा लगता है कि क्वेश्चंस पहले से फाइनल थे, उनके सवाल थे कि हमें ये जवाब देने हैं, इनके आप क्वेश्चन बना लो। मुझे तो इस तरह का इंटरव्यू लगा वो, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ें चल रही थी, डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ वाला मामला, मोदी जी पे दबाव था कि इन सब चीज़ों को लेके क्लियर करी जाए, तो वो सब क्लियर की मोदी जी ने उसमें। असली इंटरव्यू तो राहुल गांधी का था जो अर्नब गोस्वामी ने लिया। वो असली इंटरव्यू था, वो सही था। और देखिए आप, इंटरव्यू ऐसा इंटरव्यू कि बाद में उस बंदे ने किसी को इंटरव्यू ना देने की कसम ही खा ली। बताते हैं कि ये पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत, इन सब लोगों से लोग कहते रहते हैं चैनल वाले कि भाई राहुल गांधी का इंटरव्यू। रजत शर्मा ने तो खुलेआम कहा, वो किसी कार्यक्रम में गए हुए थे, वहाँ किसी ने क्वेश्चन करा रजत शर्मा से कि आप राहुल गांधी का आपकी अदालत क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि भाई 10 साल में 10 बार अप्रोच की है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता उनके यहाँ से, इसलिए कहाँ से कर लें। तो अर्नब गोस्वामी का इंटरव्यू तो इसलिए ऐतिहासिक है कि उसने
एक बंदे को इंटरव्यू की उससे धारा से ही काट दिया। फुल्ली एक्सपोज कर दिया राहुल गांधी को। कई लोग कहते हैं कि वो 44 सीटें आई, उसमें उस इंटरव्यू का बड़ा योगदान था। सर वो देखिए, वो इंटरव्यू ना हो, लेकिन अगर किसी ने ऐसा कहा भी है तो सर ये मीडिया की एक ताकत भी तो दिखाता है कि हाँ ऐसा हुआ है। हाँ, लेकिन क्योंकि लोगों के सारे भ्रम जो है वो राहुल गांधी के बारे में उस समय से उस बार टूट गए। और अब चूंकि राहुल गांधी तो खैर मेक ओवर कर रहे हैं, लेकिन वो अलग बात है। मैं इधर की बात कर रहा था हमारे कॉमेडियन प्रिंस की, कि ये कॉमेडियन वही हैं जो संजय राउत के साथ में बैठ के और कंगना रनावत का घर टूट रहा था तो बड़ा मज़ा ले रहे थे, और अब कह रहे हैं कि साहब कि मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो इन्फ्रिंज की जा रही है। और मज़ा ले रहे थे सर। आपने वो क्लिप देखी नहीं है शायद, कि वो कुणाल कामरा छोटे छोटे बुलडोजर लेके बैठा हुआ था। खिलौने आते हैं ना बुलडोजर वाले, जेसीबी की मशीन जिसे बुलडोजर कह देते हैं, जेसीबी होती है वो, उसके खिलौने लेके बैठा हुआ था। वो हाथ में पकड़ के और संजय राउत से उसने बात करके तब वो चीज़ें दिखाई थी कंगना रनावत पे। और फिर जब ये बुलडोजर योगी जी का चलता है या उधर चलता है मध्य प्रदेश में, तो उससे इन्हें परेशानी हो जाती है सबको। वहाँ बुलडोजर को आप सेलिब्रेट कर रहे थे, और सर कंगना रनावत के साथ तो बड़ा बुरा करा था इन्होंने। किसी के भी खिलाफ आप जो अथॉरिटीज़ होते हैं, आप तो एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं, जो अथॉरिटीज़ होती हैं सर, वो तो कमियां निकालना मामूली बात होती है कि आपने ये नाली के ऊपर कवर क्यों कर दिया, आपने यहाँ पे ये छज्जा क्यों निकाल दिया, 6 इंच बाहर निकाल दिया, इतनी सी बात करके आप उसका सारा स्ट्रक्चर तोड़ देंगे। किसी की भी कोई कमी निकाली जा सकती है, किसी की भी कोई कमी निकाल सकती है। सर मैंने तो देखा है नगर पालिका, छोटी छोटी नगर पालिकाओं में देखा है कि भाई अगर इसको गिरवाना है, अब हुआ तो है, उल्टा हुआ है ना कुणाल कामरा वाले इसमें जो हुआ है, इसमें ये हुआ नहीं है। बीएमसी वालों ने जाके 50 चीज़ें वहाँ बता दी, रूल रेगुलेशन बता दिए कि किसी के होटल के बेसमेंट में ये परफॉर्मेंस का इस तरह का प्रोग्राम ही नहीं हो सकता। खबर आई है उसे लेके तो कि वो इलीगल है, वो नॉर्म्स के खिलाफ है। तो कंगना रनावत के साथ तो बड़ा बुरा हुआ था, लेकिन सर कंगना रनावत को उसका लाभ भी हुआ। मेरा मानना है कि वो जो उसने स्टैंड लिया था कि ठाकरे तेरा सत्यानाश होगा, और उसने वीडियो जो दिया था, मुझे लगता है कि टिकट उसी दिन फाइनल हो गया था कंगना रनावत का कि भाई इसे लाओ। हाँ, वो तो हुआ, वो फ़ायदा तो हुआ है डेफिनेटली। हाँ, लेकिन अब कुणाल कामरा बैठे हुए हैं तमिलनाडु में, आ ही नहीं रहे हैं, और शिवसेना वाले कह रहे हैं आओ। नहीं आएगा वो नहीं आएगा, उसकी हिम्मत नहीं है। पता नहीं सर, बता रहे हैं, मैंने तो मीडिया में ही पढ़ा है कि वो वहाँ रहता है, हो सकता है मुंबई में ही हो। अगर इस मामला शायद इतना भी सेंसिटिव हुआ नहीं है, या देवेंद्र फडणवीस ने उस तय तक जाने की कोशिश नहीं की, वरना तमिलनाडु से भी लाया जा सकता है और महाराष्ट्र में भी तलाश किया जा सकता है उसे। कोई पक्का थोड़ा ही है, वो फ़ोन पे कह देने की रिकॉर्डिंग ही तो वायरल हुई है वो, कि वो किसी शिव सैनिक से कह रहा है कि मैं तो तमिलनाडु में, और शिव सैनिक कह रहा है कि तमिलनाडु आना पड़ेगा क्या मुझे। तो हो सकता है कि मुंबई में ही वो कह दिया हो तमिलनाडु में हूँ मैं, कहीं भी हो सकता है, दिल्ली में भी हो सकता है। आपका कहने का मतलब है कि ठोकशाही फिर से नहीं सर, देखिए सक्रिय हो गई है। हो ये तो परिस्थितियां ऐसी बना रहे हैं सर। आपको याद होगा जब कन्हैया कुमार ने जेएनयू में टुकड़े टुकड़े वाली वो दी थी, उस समय क्या हाल हुआ था कन्हैया कुमार का, दिल्ली के वकीलों ने कैसे पीटा था उसको, याद है आपको? जब कोर्ट में पेशी हुई थी पटियाला हाउस में, उसकी किस तरह से पीटा था। तो लोग फिर पब्लिकली इस तरीके से उसका मानवर्धन करते हैं ना सर। आजकल तो छोटी छोटी घटनाओं पे हो जाता है। वहाँ देखिए मेरठ में वो मर्डर हुआ है, उसमें वहाँ उस आरोपी को किस तरह से पीटा पकड़ के वकीलों ने। तो फिर इन लोगों का इलाज पब्लिकली होता है, अगर ये छिपे फिरते हैं इस तरह से तो ठोकसाई तो चलेगी सर, ऐसे नहीं तो ऐसे चलेगी। आप तो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक होते जा रहे हैं। नहीं सर, अलोकतांत्रिक कुछ नहीं है सर। वो जो चीज़ें हैं वो असामाजिक हैं, जो उन्होंने बातें करी हैं, जिस तरह की बातें वो कह रहे हैं। आप ये बताइए सर, आप वो क्लिप सुनिए एकनाथ शिंदे के बारे में जो बोला है उसने, आप ये बताइए कि उसमें कॉमेडी क्या है? कि एक गाने पे के दिल तो पागल है, उसके गाने पे बना दिया कि मैं दाढ़ी वाला और फलाना। क्यों आप इंटेंशनली सर किसी का मजाक बना रहे हैं? क्या एकनाथ शिंदे ने ऐसा कौन सा काम किया है जिसके लिए आप उसे इस तरीके से आप अपमानित कर रहे हैं? और जो उद्धव ठाकरे साथ में चुनाव लड़के और बाद में छोड़ के भाग गया, उसके बारे में कुछ नहीं बोला। सर वो तो अब मैंने बताया ना आपसे, शुरू में भी मैंने चर्चा की सर, मुझे लग रहा है कि असली क्लियर हो चुका है
कि असली शिवसेना कौन सी है। एकनाथ शिंदे वाली जो शिवसेना है वो फाइनल हो चुका है कि वही असली शिवसेना है, और उसका जो रंग रूप और पुराना जो तौर तरीका है वो सामने आया है। इसका फ़ायदा आप देखना, आपको बीएमसी के चुनाव में देखने को मिलेगा। बीएमसी के चुनाव में आप हाँ, आशा BMC करते हैं कि कुछ हाँ, तगड़ा होगा। हाँ। हाँ, वैसे तो आपके क्या बोलते हैं, कन्हैया कुमार का भी इम्पैक्ट आएगा ना बिहार चुनाव में। अच्छा सर, पता नहीं मुझे क्यों लोग बाग ये कहते हैं कि साहब कन्हैया कुमार जो है वो जाएगा तो लालू प्रसाद यादव परेशान हो जाता है। कैसे होता है सर परेशान? मुझे समझ अरे नहीं आपने आया। देखा नहीं अभी जो उसने बयान दिया है लेटेस्ट कि साहब बिहार में सड़कें इसलिए बनाई जा रही हैं कि जहाँ जिससे यहाँ का पानी लूटा जा सके। तो उसमें जो है वो कांग्रेस की सफ़ेद टोपी नहीं पहने हुए, वो लाल टोपी पहने हुए। वामपंथ वाली अपनी। वामपंथ वाली क्या, वो बिल्कुल लाल टोपी मुलायम सिंह वाली पहने हुए, अच्छा, अखिलेश वाली। अखिलेश वाली। तो लालू जी तो फिर असहज होंगे ही ना कि ये क्या हो रहा है भाई। हाँ, वो मुझे लगा लालू को तो दिक्कत ज़्यादा कन्हैया कुमार से ज़्यादा दिक्कत पप्पू यादव से होनी चाहिए। वो दोनों साथ साथ चल रहे हैं। हाँ सर, कन्हैया कुमार चुनाव हार चुका और मुझे नहीं लगता कुछ भी वो कहीं बन सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा बस यही हो सकता है कि विधायक बन जाएगा, कोई एमएलए सीट तो जीत ही सकता है। हाँ बस छोटी वही मोटी। हार्दिक पटेल टाइप हो जाएगा सब। आज हार्दिक पटेल कहाँ है, कौन पूछ रहा है हार्दिक पटेल को? ऐसे ही कन्हैया कुमार हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि उससे बहुत वहाँ क्रांति हो जाएगी। और यूथ उसका अपने यूथ विंग का क्या है, NSUI उसका प्रेसिडेंट वगैरह बनाया हुआ है। तो राहुल गांधी के मन में ये रहता है कि जो उसके लाए हुए लोग हैं पार्टी में उन्हें कहीं ना कहीं वो आगे पुश करता रहता है। तो कन्हैया कुमार भी उनमें से ही एक है। प्रिंट मीडिया का क्या भविष्य देखते हैं आप? प्रिंट मीडिया सर, प्रिंट मीडिया तो अभी भी मेरा मानना है कि मुख्य मीडिया है। और जब ये न्यूज़ चैनल आए थे आज से 25-30 साल पहले, तब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने लंबी चौड़ी भविष्यवाणियाँ की थी कि अब अखबार को कोई नहीं पढ़ने वाला, जो खबर आज हमने दिखा दी है कल कौन पढ़ेगा। लेकिन सर उसकी प्रासंगिकता तो अभी बनी हुई है प्रिंट मीडिया की। देखिए मैं अपना बताऊं पर्सनली, एज ए मीडिया मैन, मैं सुबह सबसे शुरुआत अपने दिन की अखबारों से ही करता हूं। मैं भी। और मैं कभी भी कोई टीवी चैनल नहीं देखता हूं। किसी का जैसे इंटरव्यू आ जाए, किसी का कि मोदी जी ने दे दिया, योगी जी ने दे दिया, या कोई किसी का स्पेशली आपकी अदालत में कोई ऐसा चर्चित हुआ आ गया, कभी कभी जो चर्चित चीज़ें होती हैं उन्हें देख लेते हैं ज़रूर हम। लेकिन सर हमें तो, मैं बताऊं कि हमें जो फीड मिलता है, जो हमें चारा मिलता है सर, वो तो अखबार से ही मिलता है आज भी। क्योंकि जिन चैनलों में जो हर चीज़ को बहुत जल्दी निपटाने देने की प्रवृत्ति है, सतही, हाँ सतही, कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन पहले कौन दे, बस इसकी दौड़ है। अब देखिए ना कि अगर अभी रिसेंटली का उदाहरण मैं देता हूँ आपको कि मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक चैनल की अप्रोच में फ़र्क कैसे है। दिल्ली का बजट आया पिछले दिनों, जो रेखा गुप्ता ने पेश किया, 1 लाख करोड़ का बजट, वो पिछले बजट से 32% ज़्यादा है, जो लास्ट आम आदमी पार्टी का बजट था। इतना बड़ा जंप कभी नहीं हुआ दिल्ली के बजट में। और टीवी चैनल्स वाले भी इसका दिखाए जा रहे थे कि आज उसने ये पेश किया, अरविंद केजरीवाल के बारे में ये कहा, फलां के बारे में ये कहा, लेकिन किसी ने भी उसमें एक स्पेसिफिक किसी चीज़ को नहीं हाईलाइट किया जो जनता से जुड़ी हुई हो। लेकिन वो जब अगले दिन खबर छपती है अखबार में, प्रिंट मीडिया में आती है, तो वो ये कहते हैं कि जैसे किसी ने तो हेडलाइन दी कि इसमें 9,000 करोड़ रुपए जो है यमुना के उसके लिए रखा गया है, स्पेसिफिक चीज़ पे। या अब जो पिंक टिकट होता था महिलाओं के लिए फ्री, वो केवल अब दिल्ली की महिलाओं के लिए ही होगा। तो इस तरह की अप्रोच नहीं है सर, और ना टीवी चैनल्स में उस तरह का कंटेंट निकालने वाले लोग हैं। आज की तारीख में ये जितने चेहरे आपको नज़र आते हैं, इतने बड़ी बड़ी न्यूज़ एंकर और वो सब बैठते हैं, उन्हें पीछे से ईपी में बोलते रहते हैं कि आप ये पूछ लो, ये पूछ लो, वो केवल इसी तक सीमित हैं। वो अपनी कोई तैयारी करके नहीं आते, उनका जो प्रोड्यूसर उन्हें बताता है वही उनके सवाल होते हैं। तो इसीलिए आज भी जो प्रिंट मीडिया है उसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। और ये सारे लोग, ये भी सब अखबारों से ही फीडबैक लेते हैं। शायद इन्होंने बजट को पढ़ा भी नहीं होगा, अगले दिन अखबार में जब छपता है तो उसे पढ़ने के बाद ये
तैयार होते हैं कि हाँ साहब आज ये चीज़ छपी है और ये इस मुद्दे पे आज डिबेट कराई जा सकती है। और अब इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में आप देखिए कि जब तक स्टिंग ऑपरेशन होते रहे तब तक इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स की बड़ी पूछ थी, भय था लोगों में कि यार ये स्टिंग आ गया, वो आ गया, बीजेपी के अध्यक्ष के खिलाफ स्टिंग हो गया था, बंगारू लक्ष्मण उनके खिलाफ। लेकिन अब वो चीज़ें इन्होंने बंद कर दी हैं, उससे ये लोग डरने लगे। वरना पहले हर चैनल में एक टीम होती थी जो स्टिंग ही करती थी कि अब इस पे करना है, अब इस सब्जेक्ट पे करना है, अब इस पे करना है। तो वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई, और वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाने के बाद आपकी जो एक्सक्लूसिवनेस है वो जाती रही। अब जैसे कई दिल्ली के कई नेशनल पेपर्स ने बड़े बड़े घोटाले किए, जैसे कि ममता बनर्जी का आया था कि प्रधानमंत्री आवास के अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ, पैसा गया और वहाँ पे मकान बने नहीं। तो इस तरीके के जो एक्सपोज करते हैं वो आज भी सर प्रिंट मीडिया ही कर रहा है। टीवी चैनल्स में हिम्मत नहीं है और ना उनके पास उस तरह की अब टीम रही कि वो एक्सक्लूसिव चीज़ ला सकें। तो प्रिंट मीडिया का जो वजूद है वो अभी बरकरार है। और सर प्रिंट मीडिया अपेक्षाकृत उतना बायस्ड भी नहीं है। जैसे चैनल पे लग जाता है ठप्पा के ये तो फलां का आदमी है, ये फलां का आदमी है, ये फलां के साथ चलता है, उसके हिसाब से चलता है। तो प्रिंट मीडिया के बारे में इतनी लोगों के बीच में कोई ऐसी धारणा भी नहीं है कि भाई इस अखबार में तो ये चीज़ है। उसमें सूचना पर थोड़ा सा विचार होता है, एडिटोरियल पेज वगैरह। तो प्रिंट मीडिया सर कहीं जाना सर, प्रिंट मीडिया तो मेरा तो मानना है, मैं प्रिंट मीडिया के अपने दोस्तों से कहता हूँ, कई एक दो एडिटर लेवल के जो लोग हैं उनसे भी हमारी बात हुई। मैंने कहा कि आने वाले समय में ये करना पड़ेगा कि आपको अखबारों की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। भले ही आप कॉपी कम बिकें, आपकी आज 1 लाख बिक रही हैं, 50,000 बिकें, लेकिन आप कीमतों को बढ़ाइए जिससे आपके पास रेवेन्यू आए। आप रेवेन्यू के लिए किसी पॉलिटिकल एड वगैरह पे आधारित ना रहें, उस पर डिपेंड ना रहें, और अपने स्टाफ को एक अच्छी सैलरी दे सकें। ये जो मैंने बताया ना आपको कि बड़े बड़े अखबार एक्सपोज करते हैं, बड़ी बड़ी स्टोरीज निकल के आती हैं, सर वो टीम पूरा 6-6 महीने जो है इस पे काम करती हैं। उन्हें मजबूरी नहीं है उनके सामने कि रोज़ उन्हें 2 स्टोरी फाइल करनी है, वो सिर्फ उसी पे काम करते हैं। और जब उसका आउटकम निकल के सामने आता है तो उस पर महीनों तक चर्चा होती है, पार्लियामेंट में अखबार लहराए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक चैनल कहीं पर भी ठहरते नहीं सर प्रिंट मीडिया के सामने। मेरा तो मानना है कि मेन स्ट्रीम मीडिया आज भी प्रिंट ही है। तो ये जो नए रिपोर्टर्स हैं उनमें तो क्रेज़ जो है वो डिजिटल मीडिया में जाने का ही रहता है। देखिए आजकल क्या हो रहा है कि सर जो पिछले 10 साल में इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में जो जितने भी फेमस एंकर, जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स आए हैं, उन्होंने 10-10, 12 साल की नौकरी करने के बाद सबने अपने अपने प्लेटफॉर्म बना लिए। शुभंकर मिश्रा है, कितना अच्छा उसने पॉडकास्ट का अपना प्लेटफॉर्म बनाया बिना किसी ठप्पा लगवाए। सबके इंटरव्यू ले लो, कोई भी देना चाहे सबका इंटरव्यू ले लेता है। तो सर कुछ लोगों ने बढ़िया काम करके दिखाया है इस सेक्टर में। तो जो अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा, वरना जो सतही काम कर रहे हैं, एक औसत दर्जे का काम हो रहा है, वो तो सब जगह हो ही रहा है, पहले भी था, आज भी है, सभी जगह सभी तरह के लोग होते हैं। प्रिंट मीडिया में एक बड़ी समस्या ये है कि साहब वो इंटरैक्टिव नहीं है, वो लोगों की भावनाएं रिफ्लेक्ट नहीं करता। मुझे भी अभी भी ध्यान है कि साहब मैं उस समय कलकत्ता में होता था कॉलेज में, और मुझे बड़ा शौक़ था कि साहब उस समय एक ही माध्यम होता था, लेटर्स टू द एडिटर। लेटर टू द एडिटर जो है हम रोज़ लिखा करते थे, वो कभी नहीं छपता था। अच्छा, टेलीग्राफ वगैरह में भेजते होगे आप? स्टेट्समैन था वहाँ पे, स्टेट्समैन और टेलीग्राफ बाद में आया था। अच्छा, जब मैं गया था उस समय केवल स्टेट्समैन था। एबीपी होगा? एबीपी तो बंगाली में है। अच्छा, वो हाँ बंगाली में, तो हिंदी में तो है नहीं वो। बंगाली में है। तो ये एक भारी समस्या है आज। कम से कम चैनल्स में भी है ये समस्या। यूट्यूब ने ये समस्या दूर कर दी है, वो कमेंट्स वाले साथ में कमेंट वाला जो ले लिया, उसमें जो दर्शक है वो अपने आप को उससे जुड़ा हुआ महसूस करता है। हाँ, और कमेंट्स आप कैसा भी कर लो, आपके 150 कमेंट तो आएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार 4-4, 5-5, 6-6 हज़ार, 10-10 हज़ार तक कमेंट्स आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो दर्शकों का जो जुड़ाव है वो वास्तव में एक इसका ये प्लेटफार्म अपने आप में सफिशेंट है। और वो लेटर्स टू एडिटर का तो छोड़ दीजिए सर, पत्र प्रिंट मीडिया में तो जो एडिट पेज है, ओपेड पेज है, उसका भी बड़ा मयार बड़ा गिराया है लोगों ने, कुछ लोगों ने जाके
अब जैसे मैंने आर्टिकल लिखा किसी चीज़ पे, या मेरा कि जागरण में या अमर उजाला में या भास्कर में कहीं एडिट वो छप गया, तो वो लिखते हैं नीचे के ये लेखक के निजी विचार हैं। तो पहले जो छपते थे आज से 30-40 साल पहले, वो क्या लेखक के निजी विचार नहीं थे? वो भी लेखक के निजी विचार ही थे। ये जो एक डर आ गया है ना, कुछ अखबार हैं जो नहीं करते, जैसे इंडियन एक्सप्रेस है, वो नहीं लिखता है, वो ये तो जरूर लिखेगा कि लेखक जो है राज्यसभा सांसद है, या ये इनका परिचय है, ये इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, फलाना है ढिकाना है, वो ये लिखेगा। लेकिन लेखक के निजी विचार से क्या मतलब है? जब वो बाईलाइन छप रहा है, उसका नाम आ गया, तो उसी के निजी विचार तो हुए ना। वो इतनी चीज़ें लिखने से डर लगने लगे, तो वो आप लोगों की चिट्ठी कहाँ से छापेंगे सर? चिट्ठियाँ तो सेंसर हो जाती थी ना। वह पहले तो ये था ना कि कॉन्ट्रेरी व्यू पॉइंट तो छापना ही नहीं है। हाँ। और हमें उस समय इतना ध्यान नहीं था कि भाई ये लेफ्ट क्या होता है और राइट क्या होता है। हाँ। भाई स्टूडेंट लाइफ में तो स्टूडेंट थोड़ा आदर्शवादी होता है, आदर्शवादी होता है, जो सही को सही, गलत को सही गलत। को सही, गलत को गलत। तो वो चीज़ जो है उनके यहाँ चलती नहीं है। हाँ, वो चलती नहीं है। चिट्ठियों का तो अब कुछ रहा ही नहीं सर, अब तो चिट्ठियाँ कोई भेजता भी नहीं है मेरे ख्याल में। अब तो 1 या 2 लेटर छपते हैं, वो आपकी सब लोग मेल के थ्रू भेजने लगे। मेल क्योंकि ये जो मार्क्सवाद है उसकी इतिहास के बारे में, पत्रकारिता के बारे में, सबके बारे में एक ही धारणा है कि ये सब जो हैं ये रेवोल्यूशन के टूल्स हैं। अच्छा। उनका उससे तथ्यों से कोई किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। वो बिल्कुल स्पष्ट हैं अपने आप में कि ये सब रेवोल्यूशन के टूल्स हैं और उसी हिसाब से इनको प्रेजेंट किया जाना चाहिए। तभी कई बार जब लोग कहते हैं ना कि साहब कि ये वामपंथी इतिहासकार, वामपंथी है तो इतिहासकार कैसे हुआ? हाँ, सही बात है। और मैं तो कहता हूँ वहाँ और वामपंथी हुआ तो पत्रकार कैसे हुआ? और क्या। अब वो विवेकहीन श्रीवास्तव जो है उसको आप क्या कहेंगे? देखा है आपने कभी उसको? कौन से वाला सर? एक विवेक श्रीवास्तव आता है ना, वो आपके लेफ्टिस्ट, हर चैनल पे। अच्छा। तो आप कुछ भी कह दो, अच्छा। उसको तो एक ही बात बोलनी है। मैंने तो उसका नाम ही विवेकहीन श्रीवास्तव रख दिया। मैंने नहीं सुना सर उसे। और अर्नब उसको बोलता है विवेक जिनपिंग। अच्छा। उसको तो अर्नब के कार्यक्रम में जाता है वो? अर्नब तो उसको बैठाल के रखता है ना, उसको तो एग्जिबिट्स चाहिए तो वो एग्जिबिट्स बना के रखता है। तो उसके तो विवेक जिनपिंग, उनको तो वही कम्युनिस्ट पार्टी, इनसे पूछ लो। अगर मैं तो पूछ लेता हूँ जब भी कभी, आजकल तो मैं जाता नहीं बिल्कुल चैनल्स पे। ये जो पागलपन की डिबेट्स हैं, मैं आई डोंट सब्सक्राइब टू देम। भाई आप एक बार में मुझे 3-4 मिनट बोलने का मौका तो दोगे ना। अगर नहीं दोगे तो फिर क्या मेरे को चिल्लाना ही पड़ेगा? तो फिर इतना टाइम किसके पास है भाई? मैं क्यों अपना ब्लड प्रेशर बगैर मतलब बढ़ाऊँ? हाँ, सही बात है। और हमें उनकी आवश्यकता नहीं, उन्हें हमारी आवश्यकता है। उन्हें हमारी आवश्यकता है, हमें उनकी आवश्यकता नहीं। हमारे पास अपना प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ज़्यादा चले कम चले जो भी है, तो लेकिन है हमारा। हाँ, सही बात है। तो ये स्थितियां हैं। तो समस्याएं बहुत बड़ी हैं हमारे ओल्ड मीडिया के सामने। हाँ सर, चैलेंजेस तो हैं बिल्कुल। और इसमें हम लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जिस तरीके से हम लोग आए हैं, मैं शुरुआत से लगातार यही बात कह रहा हूँ, हम लोगों ने प्रेशर बनाया है कि आपको बढ़िया करके देना पड़ेगा और कंटेंट बढ़िया देना पड़ेगा। और हमने एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग इनका छीना भी है, ये भी आप मानिए। कि आज अगर 7 बजे अगर जयपुर डायलॉग का कोई वीडियो प्रीमियर हो रहा है या लाइव चल रहा है, तो टीवी चैनल छोड़ के दर्शक यहाँ आ जाता है। या हमारा कोई 8:30 बजे कोई वीडियो आना है, या सुबह 10 बजे हमारा कोई वीडियो आना है, तो टीवी नहीं देखेगा आदमी, पहले हमारा वीडियो देखेगा तब टीवी पे जाएगा। ये बात तो है। तो चलिए इसी नोट पे आज की इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और हर्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।